दोस्तों आज जो है हम देखेंगे कि लेसन 2 जो हम लोगों ने कल कवर किया था उसका जो है सेकंड पार्ट देखेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स हमने कल पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर देखेंगे और मैं ये दूसरा पार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल जो हमने टॉपिक्स कवर किया था उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप जावा को बहुत ही ईजिली जो है समझ सकते हैं और फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को आप जो है ईजिली जो है समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये जो ट्यूटोरियल है ये सेकंड लेसन का पार्ट 2 है। ओके, सो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक क्लास के अंदर जो है हम लोग इंस्टांस वेरिएबल्स बना सकते हैं और इंस्टांस मेथड बना सकते हैं। ये दो चीज़ें हमने देखी थी और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके किसी वेरिएबल के आगे या किसी मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा होता है, मीन्स स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा है, तो आपका वो मेथड जो है इंस्टांस मेथड बन जाता है। सो स्टैटिक मेथड और वेरिएबल्स हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो हमारा ये जो है स्टूडेंट क्लास के अंदर ये तो हमारे पेन और नोटबुक इंस्टांस वेरिएबल्स हैं और ये दोनों जो मेथड्स हैं ये आपके रीड और राइट दो इंस्टांस मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इंस्टांस वेरिएबल्स और इंस्टांस मेथड की पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि उनके आगे स्टैटिक नहीं लगा हुआ होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंस्टांस मेथड्स को आप या इंस्टांस वेरिएबल्स को आप हमेशा इंस्टांस के ऊपर कॉल करते हैं या ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं या ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस रीड या इस राइट मेथड को कॉल करना है तो आपको किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इन दोनों मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, मतलब किसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आप इन दोनों मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपको इन दोनों वेरिएबल्स को यूज करना है तो ये दोनों वेरिएबल्स को भी आप किसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि कल हमने देखा था कि ये वेरिएबल्स जो हमारे इंस्टांस वेरिएबल्स होते हैं वो इंस्टांस का पार्ट होते हैं और जब आपका बेसिकली आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये इंस्टांस बनाते हैं, तभी ये जो आपके इंस्टांस वेरिएबल्स हैं वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंटरव्यूज में कई बार आपसे पूछा जाता है कि इंस्टांस वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं। तो इंस्टांस वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं? जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है या इंस्टांस बनता है। ठीक है, सो इस एग्जांपल के अंदर मैं अगर आपको बताऊं, जब आपका जेवीएम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे जो है मोहित एक रेफरेंस क्रिएट होगा और बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट ये आपका एक रेफरेंस क्रिएट होगा और बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट न्यू स्टूडेंट आपका मेमोरी एलोकेट होगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप के अंदर। सो जब आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हीप के अंदर, तभी आपके जो है ये दोनों जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं जो स्टूडेंट क्लास के अंदर डिफाइंड थे ये क्रिएट हुई हैं। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप देखिए, आप इंस्टांस मेथड को सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट के ऊपर या इंस्टांस के ऊपर। सो अगर आप इस रीड मेथड को या राइट मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो आपको इस रेफरेंस के ऊपर ही कॉल करना पड़ेगा। ये मोहित के ऊपर कॉल करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि मोहित जो स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। ओके, थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रेफरेंस मिलता है जिस रेफरेंस का नाम होता है दिस। ओके,
जिस रेफरेंस का नाम होता है दिस। सो ये जो आपकी स्टूडेंट मेथड है, इसके अंदर जो है एक्चुअली ये मैंने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है। ये रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है, लेकिन इसका नाम क्या है? के। बाय डिफॉल्ट आपका कंपाइलर जब इस सोर्स कोड को, इस कोड को जो है सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है, बाइट कोड में है, बाइट कोड में, तो आपके लिए एक्चुअली वो एक स्टेटमेंट इस मेथड के अंदर लिखता है जो इस टाइप का होता है, स्टूडेंट टाइप का दिस। ये दिस जो है यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का क्यों है? क्योंकि ये मेथड जो है स्टूडेंट क्लास के अंदर है। अब अगर जो है कोई और क्लास में बनाऊं, फो क्लास बनाओ, तो उसके अंदर जो इंस्टांस मेथड्स होंगे, उन इंस्टांस मेथड के अंदर जो दिस होगा वो किस टाइप का होगा दोस्त? फो टाइप का होगा। ओके, सो आपको हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर आपको ये स्टेटमेंट दिखनी चाहिए, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, सीख लिया है तो। ये होगा नहीं, बट आपको हमेशा दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कल मैंने आपको जैसा कि बताया था, ये दिस है हमारा, और दिस के अंदर जब भी वो ऑब्जेक्ट कॉल होता है, वो सॉरी, जब भी वो मेथड कॉल होता है, तो वो मेथड जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया गया है उसका रेफरेंस उस दिस के अंदर ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। आज मैं इस चीज को फिर से आपको एक बार बताऊंगा, बट मैं अभी यहाँ पे ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूं। ओके, सेकंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे देखिए मैंने लिखा है पेन, राइट। सो आपका कंपाइलर जो है, देखिए आप पहले अपने कोड को सबसे पहले कंपाइल करते हैं और इसके बाद आप उसको रन करते हैं। तो आपका कंपाइलर हर एक स्टेटमेंट को वैलिडेट करता है कि वो एक वैलिड स्टेटमेंट जो आपने वहां पे लिखा हुआ है कोड के अंदर, वो वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं। जैसे कोई वेरिएबल है तो वो चेक करता है वो वेरिएबल को आप वहां पे एक्सेस कर सकते हैं नहीं। आपने किसी मेथड को कॉल किया तो चेक करता है उस मेथड को कॉल आपने सही से किया है नहीं, उसको कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। सो बेसिकली उसको वैलिडेट करता है। आप यहाँ पे देखिए इस रीड मेथड के अंदर जो है आपने इस पेन को इस तरीके से यूज कर लिया है, राइट। स्पेन वेरिएबल को आपने यूज किया है। तो अभी आपका कंपाइलर जब यहाँ पे जाएगा, इस स्टेटमेंट में पहुंचेगा, या मैं इसी स्टेटमेंट को एक दूसरी तरीके से अगर लिखूं, से सपोज मैंने ये किया, या कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं। इस तरीके से देखिए मैंने लिख दिया पेन प्लस प्लस। तो आपका जो है कंपाइलर को ये जानने की जरूरत है, भी जब वो इस स्टेटमेंट को कंपाइल कर रहा होगा, सिंटैक्स चेक करने की कोशिश करेगा जब वो इस स्टेटमेंट में आकर के, तो देखेगा उस ये पेन क्या है, वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी कि पेन है क्या। तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि पेन नाम से इस मेथड के अंदर कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर है या नहीं। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है? इंटीजर एक्स, दिस इज माय लोकल वेरिएबल। ओके, और यहां पे मैंने से सपोज दिस ऐसे कर दिया। आप देखिए यहां पर एक्स है। इस स्टेटमेंट में जब वो आएगा वैलिडेट करेगा, तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि एक्स नाम से क्या कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर है इस मेथड के अंदर, ठीक है। वो इस मेथड के अंदर भी हो सकता है या इस मेथड के अंदर एक आर्ग्यूमेंट टाइप से भी हो सकता है। अगर उसको जो है कोई लोकल वेरिएबल इस मेथड के अंदर मिल जाता है, तो वो उसको उसके साथ रिजॉल्व करता है, वो उसको मान के चलता है कि ये इस मेथड के अंदर जो डिक्लेयर वेरिएबल है वो है, और क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो उसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं। बट अगर उसको वो वेरिएबल वहां पर उस मेथड के अंदर लोकली डिक्लेयर्ड नहीं मिलता है, लोकली डिक्लेयर्ड नहीं मिलता है, ओके, सो क्या करेगा वो उस मेथड के ऊपर जाएगा। उसके सबसे पहले लोकल स्कोप के अंदर उसने चेक किया। लोकल स्कोप का मतलब क्या? आपका मेथड के अंदर चेक किया। मेथड के अंदर जब उसको नहीं मिला तो वो उसके नेक्स्ट स्कोप में जाएगा। अब मेथड स्कोप के ऊपर जो स्कोप आता है वो आपका क्लास स्कोप है। वो इस क्लास के अंदर चेक करेगा कि क्या इस क्लास के अंदर कोई वेरिएबल है जिसका नाम पेन है, क्योंकि उसे लोकल स्कोप के अंदर पेन वेरिएबल की डिक्लेरेशन नहीं मिली, उसको कहीं पे भी नहीं मिला ना ऐसा कि इंटीजर पेन, ऐसा कहीं पे मिला नहीं है उसको, राइट। तो वो जो है उसको लोकल स्कोप के अंदर नहीं मिला, मेथड स्कोप के अंदर नहीं मिला, तो वो कहां पे चला गया? आपका क्लास स्कोप के अंदर। वो यहाँ पे देखेगा कि
कोई वेरिएबल डिक्लेयर है जिसका नाम पेन है, तो देखिएगा हाँ यहाँ पे पेन है, राइट। सो दिस इज योर इंस्टांस स्कोप के अंदर उसको पेन मिल गया। ओके, तो आपका इस स्टेटमेंट को बोलेगा कि हाँ एक वैलिड स्टेटमेंट है और ये सही है, आपका यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। बट आपका कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा बाइट कोड में, तो एक्चुअली इसको रिजॉल्व कर देगा ताकि जेवीएम को कोई प्रॉब्लम ना हो, जेवीएम को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। सो एक्चुअली उसको वो इसमें ट्रांसलेट कर देता है दिस डॉट पेन में। सो जब आपका कोड एक्चुअल में जो है रन होगा बाय द जेवीएम, तो उसको ये पेन नहीं मिलेगा, उसको दिस डॉट पेन मिलेगा। ओके, सो ये पेन एक्चुअली दिस डॉट पेन है, आपको हमेशा इसी तरीके से देखना चाहिए। ये पेन भी आपका दिस डॉट पेन है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर ये करूँ नोटबुक, सो अगेन इस वेरिएबल को रिजॉल्व करने के लिए या इस वेरिएबल को, इस स्टेटमेंट को, इस पूरी स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए आपका कंपाइलर जो है सबसे पहले जो है क्या करेगा, इस मेथड स्कोप के अंदर देखेगा, लोकल स्कोप के अंदर। अगर लोकल स्कोप के अंदर उसको कोई डिक्लेरेशन नहीं मिलती है तो वो कहाँ पे जाएगा, इंस्टांस स्कोप के अंदर जाएगा, राइट। और इंस्टांस स्कोप के अंदर अगर उसको एक डेफिनेशन मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में मिल जाएगी, तो वो इसको वैलिड स्टेटमेंट मानेगा। बट इसको जो है जब बाइट कोड में इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, दिस डॉट नोटबुक। इसको बोलते हैं वेरिएबल को रिजॉल्व कर देना। आपका कंपाइलर ने आपके वेरिएबल को रिजॉल्व कर दिया। तो जब जेवीएम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो एक्चुअली इसको हमेशा कैसे एग्जीक्यूट करेगा, दिस डॉट नोटबुक। ठीक है, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिस के बारे में जानना। सो दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है और लोकल उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो दिस के थ्रू रेफर किए जा सकते हैं। इंस्टांस वेरिएबल्स को डायरेक्ट मेथड के अंदर जो है दिस के थ्रू रेफर किया जा सकता है। अगर आपने दिस डॉट इंस्टांस वेरिएबल का नाम लिखा है तो ठीक है, बट अगर आपने नहीं लिखा है तो वो चीज आपके लिए आपका कंपाइलर लिख देगा। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, सो ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले क्योंकि हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं तो एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज लाइक दिस इंटीजर ये। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, इस प्रोग्राम को मतलब मेन मेथड को कॉल करूं और यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं जो जिसका नाम मोहित है और मोहित के थ्रू इस रीड मेथड को कॉल करूं, तो यहाँ पर पेन की क्या वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो है पेन की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि अगर मैं यहाँ पे मोहित डॉट पेन की वैल्यू जो है कुछ सेट भी कर देता हूँ अगर, तब भी उसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस टाइम इस पेन का मतलब है लोकल पेन, लोकल वेरिएबल जो डिक्लेयर है इस क्लास के अंदर। तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम। देखिए इसका आउटपुट 10 आया है। तो इसका आउटपुट 10 क्यों आया, क्योंकि एग्जैक्टली सेम रीजन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आपका कंपाइलर इस कोड को कंपाइल कर रहा होगा तो वो इस स्टेटमेंट में आएगा और इस स्टेटमेंट में वो देखता है कि मुझे यहाँ पे एक पेन नाम से वेरिएबल है जो प्रिंट होगा रन टाइम पर, बट मुझे जो है आपका कंपाइलर बोलता है कि मुझे इस टाइम पे इसको वैलिडेट करना है कि ये एक वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं, सही लिखा हुआ है या नहीं। सो उसके लिए वो इस पेन को
रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, वो देखने की कोशिश करता है कि ये पेन कहाँ पे डिक्लेयर है, इसकी डिक्लेरेशन है या नहीं। सो आपका कंपाइलर जो है सबसे पहले इसको लोकल स्कोप में सर्च करता है। तो इस पेन की डिक्लेरेशन को वो सबसे पहले लोकल स्कोप में यानी मेथड के स्कोप में सर्च करेगा। सो बिकॉज इस बार यहाँ पर उसको देखिए एक लोकल मेथड स्कोप के अंदर या लोकल स्कोप के अंदर एक डिक्लेरेशन मिल जाती है जिसका क्या नाम है, पेन। ठीक है। सो इस टाइम ये जो पेन है ये दिस डॉट पेन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर इसको दिस डॉट पेन में कन्वर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकल स्कोप के अंदर एक वेरिएबल मिल गया है। सो दिस टाइम दिस पेन मीन्स दिस लोकल पेन। सो लोकल स्कोप के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बट अगर ये यहाँ पर पेन नहीं होता इस मेथड के अंदर तो क्या होता? क्योंकि लोकल स्कोप के अंदर आपके कंपाइलर को पेन की डिक्लेरेशन नहीं मिली तो वो उसके ऊपर स्कोप में जाएगा। मेथड स्कोप में नहीं मिला तो मेथड स्कोप के ऊपर कौन सा स्कोप है आपका? क्लास स्कोप है। क्लास स्कोप के अंदर जाएगा और देखेगा यहाँ पे क्या कोई वेरिएबल डिक्लेयर है जिसका नाम पेन है। तो देखिएगा हाँ यहाँ पे पेन नाम से वेरिएबल है। तो आपका कंपाइलर इसको जो है किस चीज में ट्रांसलेट कर देगा? दिस डॉट पेन में कन्वर्ट कर देगा जब वो इस कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करेगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअली दिस डॉट पेन। ओके, सो इस चीज को ध्यान में रखिए। एक और चीज यहाँ पे देखिए, सपोज आपके पास यही सिनेरियो है जहाँ पर जो है आपका एक लोकल वेरिएबल पेन है और आपका जो है एक इंस्टांस वेरिएबल भी का नाम भी पेन है, बट आप somehow और बिकॉज ऑफ सम रीजन आप जो है इस पेन को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप जो है एक्सप्लिसिटली अपने कंपाइलर को बोल सकते हैं कि भाई इसको जो है लोकल स्कोप के साथ रिजॉल्व मत करो। यहाँ पर इस पॉइंट पे इस बार मैं इंस्टांस स्कोप के पेन को यूज करना चाहता हूं। और वो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे जाइए और आप करिए दिस डॉट पेन। ठीक है, जब आप इस तरीके से इसको दिस डॉट पेन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपने अपने कंपाइलर को बोला कि कंपाइलर भाई आपको जो है अपना दिमाग लगा के रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस वेरिएबल को, मैं ही खुद ही आपके लिए कर दे रहा हूं। तो आपने दिस डॉट पेन बोल दिया। तो इस केस में आपका कंपाइलर इसको कहीं कुछ ट्रांसलेट नहीं करेगा, इसको एज इट इज जो है जेवीएम के पास भेजेगा और एज इट इज वो इसको कैसे भेजेगा? दिस डॉट पेन की तरह। सो इसको याद रखिए, इस तरीके से काम करता है। दिस टाइम दिस पेन मीन्स दिस लोकल पेन। और अगर आप जो है इंस्टांस स्कोप के पेन को यूज करना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बोलना पड़ेगा दिस डॉट पेन और लाइक दैट। सो अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखिए क्या होगा। 20 प्रिंट हुआ है बिकॉज ये दिस डॉट पेन है। और दिस मतलब दिस किसको रेफर कर रहा होगा? जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कॉल हुआ है रीड मेथड। ये रीड मेथड किसके ऊपर कॉल हुआ है? मोहित के ऊपर। और मोहित के अंदर जो है पेन की क्या वैल्यू है? 20। सो इस वजह से ये इस बार 20 प्रिंट हुआ है। और मैं आपको ये भी दिखा दूं, अगर जो है आप सिर्फ इसको इस तरीके से पेन लिखेंगे तो क्या होगा? इस बार इस पेन का तो मतलब ये लोकल पेन है, बट ये दिस डॉट पेन का मतलब है इंस्टांस पेन है। ये देखिए 10 and 20। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, अब हम जो है एक और आज एग्जाम्पल करते हैं। एक और एग्जाम्पल करेंगे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस से जो है इसको एक बार जो है जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। जो हमने कल जिस तरीके से एक प्रोग्राम बनाया था और जो कॉन्सेप्ट हमने डिक्लेयर किए थे कि हमने एक प्रोग्राम बना के उसके एक स्टेप बाय स्टेप को एग्जीक्यूट किया था और हमने समझाया था कि जो हमारा जेवीएम जो है किसी प्रोग्राम को रन करता है तो कैसे रन करता है, कैसे मेमोरी एलोकेशन होती है स्टेप बाय स्टेप। तो वो मैं आपको वापस से एक बार दिखाने जा रहा हूँ।
मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से देखें और इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में। और ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, बट स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं और जब अपने कॉन्सेप्ट्स को आप जब क्लियर करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके से ये डायग्राम बनाएँगे, तो आपको बेसिकली एक आदत पड़ जाएगी, आपको दिमाग में हमेशा एक पिक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगी कि कैसे जेवीएम हमारे प्रोग्राम को रन करता है। और धीरे-धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यू विल बी मास्टर बाय देन। ठीक है? सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल और फिर हम देखते हैं कि इसको कितना समझ में आया है। सो मैं यहाँ पे एक क्लास लिख रहा हूँ जिसका नाम है फो। ओके, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर x, एक और वेरिएबल क्रिएट किया से सपोज इंटीजर y। फिर यहाँ पर एक मैं मेथड बनाता हूँ कॉल। आपको पता चल गया होगा कि ये जो है एक इंस्टेंस मेथड है। ओके, पहले एक सिंपल एग्जांपल करते हैं, ठीक है? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं इससे, ताकि सबको समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो पहली बार जावा सीख रहे हैं। सो लेट्स डू ए सिंपल एग्जांपल। ओके, सॉरी, यहाँ से मैं इस बार मेथड को कॉल करता हूँ। Here I will do again. Okay. क्वेश्चन ये है कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा? What will be the output of this program, or what will be the value of f1.x at this statement? आप लोग जो है अगर एक्चुअल में जावा सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को भी आप पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। कैसे ट्राई करेंगे? सेम डायग्राम बनाइए जो हमने कल बनाया था, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए और फिर इसका आउटपुट बताइए क्या होगा। ठीक है, मैं अभी जो है फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं आपको समझाने के लिए वापस से।
मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं ताकि आपको समझ में आए फिर से। ओके, सो लेट्स डू दिस। अभी अगर आपको इस प्रोग्राम को रन करना है तो आप कैसे रन करेंगे? जैसे कि हमने पहली क्लास में देखा था, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जावा नेम ऑफ दिस क्लास। जब आप ये लिखेंगे तो क्या होगा? आपका JVM इन्वोक होगा। जब आपका JVM इन्वोक होता है तो कुछ टाइप की वो मेमोरीज क्रिएट करता है आपके लिए, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे वो एक स्टैक क्रिएट करेगा। ये स्टैक किसके लिए है? आपका मेन मेथड के लिए है, सॉरी, आपका जो है मेन थ्रेड के लिए है। ओके, इसके बाद जो है वो एक हीप क्रिएट करता है जहां पर वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेगा, मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और एक कॉमन एरिया क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं मेथड एरिया। ओके, ये सारा कंपोनेंट्स क्रिएट करने के बाद आपका JVM सबसे पहले इस क्लास को लोड करेगा। कौन सी क्लास को लोड करेगा? जो आपने जावा कमांड लिखते समय एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया था। सो जावा क्लासरूम, सो दिस इज योर जावा क्लासरूम। सो आपका JVM सबसे पहले इस क्लास को लोड करेगा। कहाँ पे लोड करेगा? आपका मेथड एरिया के अंदर लोड करेगा। और जब क्लास लोड होती है तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक स्टैटिक वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और स्टैटिक ब्लॉक्स कॉल होता है, और जो मेथड टेबल क्रिएट होती है, वो सब चीज़ें हम जो है आगे अपनी क्लासेस के अंदर देखेंगे। ओके, क्लासरूम क्लास आपका मेथड एरिया के अंदर क्रिएट लोड हो गई। ये लोड होने के बाद आपको मैंने जैसा कि कल बताया था, आपका JVM सबसे पहले जो है इस क्लास के अंदर एक मेथड को सर्च करेगा जिसका नाम मेन हो, MAIN मेन हो, जो स्ट्रिंग टाइप एरे आर्ग्यूमेंट लेता हो, जो स्टैटिक हो और जो पब्लिक हो। ऐसा आपके JVM के अंदर लिखा गया है कि लोड करने के बाद आप सबसे पहले इस मेथड को कॉल कीजिए। सो आपका JVM जो है इस क्लास के अंदर मेन मेथड को सर्च करेगा, क्योंकि हमने अपने इस क्लास के अंदर एक मेन मेथड लिखा हुआ है। सो आपका JVM इस मेथड को कॉल कर देगा। अब आपके JVM ने इस मेथड को कॉल कर दिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आपके स्टैक के अंदर आपके JVM ने एक स्टैक फ्रेम डाल दिया, और वो स्टैक फ्रेम इस बार जो है किस मेथड के लिए है? वह आपका मेन मेथड के लिए है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मेन मेथड के लिए है। ओके, सो जब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो इस टाइप से आपका जो है स्टैक दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? ओके, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ओके, यहाँ पे देखिए, ये न्यू फू, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जावा हमेशा इस सीक्वेंस में जो है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, राइट टू लेफ्ट। ओके, सो वो सबसे पहले इस साइड में जो भी इक्वल के पहले जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इक्वल से इस साइड में जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू फो। एक्चुअली न्यू जो हमारा वर्ड है JVM जावा के अंदर,
वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है, और बिकॉज ऑफ दिस आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा? आपका हीप के अंदर क्रिएट होगा। सो इस स्टेटमेंट से इस साइड जो स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए है। ओके, सिमिलरली ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये पार्ट जो है, ओके, इसके थ्रू हम यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा? क्योंकि ये लोकल रेफरेंस है, इसलिए वो कहाँ पे क्रिएट होगा? आपका स्टैक के अंदर क्रिएट होगा। ठीक है, एज ए लोकल वेरिएबल। ओके, सो कभी भी आप जो है बुक्स में पढ़ते हैं या कहीं इंटरव्यू में जाएं, तो आपको जब भी वो बोलेगा रेफरेंस, एक्चुअली हम इस चीज को रेफर कर रहे होते हैं। ओके, फो इक्वल्स F2, I'm sorry, not equals. Okay, this is your reference create करना, this is reference, foo F2, this is reference। जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। इस टाइम F2 आपका किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, और ना तो आपका हीप के अंदर फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ये सिर्फ रेफरेंस होता है। जब आप न्यू लिखते हैं और उसके बाद कोई क्लास का नाम लिखते हैं, तभी आपका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मेमोरी एलोकेशन होती है। ओके, सो इस पूरी स्टेटमेंट को एक्चुअली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई हम ये बोल सकते हैं कि हमने मेमोरी एलोकेट किया, मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और हमने रेफरेंस क्रिएट किया। फिर हमने उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मेमोरी एलोकेट हुई, उसका रेफरेंस हमने F1 के अंदर स्टोर कर दिया है। ओके, अभी इसका क्या मतलब है? अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं। Oops. This is kind of not good. इरेजर से अगर मैं इसको इरेज करता हूँ एक्चुअली, तो सब कुछ ही इरेज कर दे रहा है। तो आई थिंक मुझे वो डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा आपका। ओके, सो डायग्राम फिर से बनाता हूँ। ओके, सो स्टैक क्रिएट होगा, ये क्रिएट हुआ, और ये आपका दिस इज योर मेथड एरिया। ओके, सो आपके जेवीएम ने जो है इस क्लास को लोड किया है। लोड करने के बाद उसने जो है मेन मेथड को कॉल किया। सो मेन मेथड को कॉल जब उसने किया, तो इसका मतलब ये हुआ आपके स्टैक के अंदर एक मेथड फ्रेम आ गया, और उस मेथड फ्रेम का नाम है मेन, लाइक दिस। सो आपका जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ऐसा होगा। अब इस स्टेटमेंट में आ जाइए। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपका जेवीएम सबसे पहले इस साइड में इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस स्टेटमेंट में देखिए आपने क्या लिखा है, न्यू फू। बिकॉज ऑफ दिस टू वर्ड्स आपका जेवीएम हीप के अंदर एक फू टाइप की मेमोरी एलोकेट करेगा, जैसे कि हमने कल देखा था। अब ये फू टाइप को इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर तो है नहीं। फू टाइप का मतलब कितनी बड़ी मेमोरी एलोकेट करे, कितनी बाइट की मेमोरी एलोकेट करे, ये जानने के लिए आपका जेवीएम इस फू क्लास को लोड करेगा। अगेन आपका फू क्लास कहाँ लोड होगा? मेथड एरिया के अंदर। मेथड एरिया के अंदर लोड कर लिया उसने। लोड करने के बाद वो
फू टाइप का मेमोरी एलोकेट करेगा। फू टाइप का मेमोरी का मतलब क्या है? ये मेमोरी जितने भी इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया इंस्टांस इज कंसिस्ट ऑफ इंस्टांस वेरिएबल्स। सो जितने भी इंस्टांस वेरिएबल्स होते हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट के पास उन इंस्टांस वेरिएबल्स की अपनी अपनी कॉपी होती है। सो हीप के अंदर 8 बाइट का मेमोरी एलोकेट होगा और एक का नाम x होगा और एक का नाम y होगा। बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर इंस्टांस वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू मिलती, तो इसको जो है डिफॉल्ट वैल्यू 0 मिल जाएगा बिकॉज ये इंटीजर टाइप है। सो न्यू ऑपरेटर ने पहला काम कर दिया अपना। जो उसका पहला काम क्या है? फू क्लास को लोड करना। लोड करने के बाद जो है फू ये फाइंड आउट करना कि फू टाइप का क्या मतलब है। फू टाइप का मतलब कितनी मेमोरी और किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करना है। तो उसने देखा 2 इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, तो उसने 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट की और एक का नाम रखा x, एक का नाम रखा y और इस तरीके से मेमोरी एलोकेट कर दी आपका हीप के अंदर। न्यू ऑपरेटर का जो दूसरा काम है वो क्या है? ये मेमोरी का रेफरेंस, ओके, इस मेमोरी का रेफरेंस रिटर्न करना। सो आपका जो JVM है, आपका जो न्यू ऑपरेटर है, वो इस मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस रिटर्न करेगा। और अगर आप इस कोड के अंदर देखें तो उस रेफरेंस को आपने क्या बोला है? उसको स्टोर कर दो किसके अंदर? इस F1 रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। ओके, अब ये F1 जो रेफरेंस वेरिएबल है ये कहाँ क्रिएट होगा? आपका स्टैक के अंदर। सो स्टैक के अंदर आपका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा F1 और इसके अंदर, इस F1 रेफरेंस के अंदर जो रेफरेंस रिटर्न हुआ है, यानी जो बिट पैटर्न रिटर्न किया है आपके न्यू ऑपरेटर ने इस मेमोरी का, वो स्टोर हो जाएगा। नाउ मुझे नहीं मालूम वो बिट पैटर्न क्या होगा, बट मैं एक एग्जांपल लेता हूं। से सपोज दैट बिट पैटर्न इज 1 1 and 1। दैट मीन्स F1 इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ओके, सो जब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इस टाइप से आपका JVM के अंदर सब कुछ दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। आपने क्या किया है? F1.x = 5, जिसका क्या मतलब है? F1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ओके, F1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर x नाम से एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या स्टोर कर दीजिए? 5। सो F1 जिसको पॉइंट कर रहा है, ये मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर x नाम से एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या स्टोर कर दीजिए? 5। सो इसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो हट जाएगी और वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा ये जो नई वैल्यू है आपकी 5। ओके, सो यहां पे आ गया हमारा 5। सो जब आपका सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, सेकेंड स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका इस टाइप से हीप दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। सो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जब भी कोई मेथड कॉल होता है तो JVM के लिए मेथड कॉल का मतलब क्या है कि उस स्टेप के अंदर वो जो थ्रेड उस मेथड को रन कर रहा है, जिसने उसको इस मेथड को कॉल किया है, उसके लिए जो स्टैक फ्रेम है, जो स्टैक है, उसके उस स्टैक के अंदर एक नया स्टैक फ्रेम चला जाएगा जो उस मेथड को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे देखिए आपने कॉल मेथड को कॉल किया तो क्या होगा? इस स्टैक के अंदर एक नया मेथड फ्रेम चला जाएगा, और वो मेथड फ्रेम किसके लिए होगा? कॉल मेथड के लिए होगा। इस तरीके से देखिए जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एक रेफरेंस मिलता है, जिसका नाम क्या होता है? दिस, जो किस टाइप का होता है? जो उसी टाइप का होता है जिस क्लास के अंदर वो मेथड है। सो इन दिस केस
जो यहाँ पे हमारा दिस रेफरेंस है वो किस टाइप का है? एक्चुअली 4 टाइप का है। सो यहाँ पर एक रेफरेंस जो हमारा दिस है, इसके अंदर आपका जेवीएम ऑटोमेटिकली क्या करेगा दोस्तों? ऑटोमेटिकली क्या करेगा? जिस रेफरेंस के ऊपर उस कॉल मेथड को या उस इंस्टांस मेथड को कॉल किया गया है, उसका बिट पैटर्न उस दिस के अंदर कॉपी कर देगा। सो इस केस में कॉल मेथड को किसके ऊपर कॉल किया गया? F1 के ऊपर। तो F1 के अंदर जो बिट पैटर्न पड़ा है, और F1 के अंदर क्या बिट पैटर्न पड़ा है? 111। ये किसके अंदर कॉपी कर देगा? वो दिस के अंदर। तो दिस के अंदर क्या आ जाएगा? 1 1 एंड 1। दैट मीन्स ये दिस अब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको कल भी बताया था, आज फिर से मैंने अभी रिपीट किया। ओके, सो जब आपका ये स्टेटमेंट जेवीएम एग्जीक्यूट कर चुका होगा इस स्टेटमेंट को, तो ऐसा कुछ आपको जेवीएम के अंदर दिखाई देगा, ऐसा हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आइए। यहाँ पे देखिए आपने किया x = 20। सो क्योंकि इस मेथड के अंदर या इस मेथड का जो स्कोप है या लोकल स्कोप है, उसके अंदर x की कोई डिक्लेरेशन नहीं है, तो आपका जेवीएम जो है इस x को सर्च करने के लिए कहाँ जाएगा? इंस्टांस स्कोप के अंदर जाएगा। एक्चुअली ये काम आपका जो है कंपाइलर ऑलरेडी कर चुका है। इंस्टांस स्कोप के अंदर आपका कंपाइलर गया होगा, इंस्टांस स्कोप के अंदर उसने देखा हाँ एक x नाम से वेरिएबल है, तो उसने क्या किया होगा? इस x को किससे चेंज कर दिया था? this.x। आपके कंपाइलर ने जब इस कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट किया था, तो इस x को किस में ट्रांसलेट किया था उसने? this.x में। सो अभी आपका जब जेवीएम इसको रन करेगा, तो आपके जेवीएम को एक्चुअली कैसे मिलेगा? ये क्या मिलेगा? this.x। सो ये स्टेटमेंट जब जेवीएम आपका एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या करेगा? this.x, दिस जिसको पॉइंट कर रहा है उसके x के अंदर क्या डाल दो? 20। यानी दिस जिसको पॉइंट कर रहा है उसके x के अंदर जो 5 था उसको हटा दो और उसके अंदर क्या डाल दो? 20। सो यहाँ पे 20 हो गया। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। अब देखिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये बार मेथड को देखिए विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल किया गया है, राइट? बट मैं आपको बता चुका हूं कि देयर इज नो सेकंड रूल इन जावा। सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, और वो रूल क्या है? इंस्टांस मेथड को सिर्फ और सिर्फ इंस्टांस के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कॉल किया जा सकता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअली दिस इज नॉट बार, एक्चुअली दिस इज this.bar। आपने नहीं लिखा है, बट आपके लिए जब आपका कोड कंपाइलर ने बाइट कोड में ट्रांसलेट किया था, तो आपके कंपाइलर ने ये बार मेथड को रिजॉल्व किया था और उसने ये स्टेटमेंट आपके लिए लिख दिया है। सो आपके जेवीएम को एक्चुअली ये क्या मिलेगा? कैसे दिखाई देगा? this.bar। ओके, सो आपका बार मेथड कॉल होगा इस बार। सो जैसा कि मैंने भी आपको बताया, मेथड कॉल करने का मतलब क्या है? स्टैक के अंदर एक नया मेथड फ्रेम चला जाएगा। इस बार ये मेथड फ्रेम किसके लिए होगा? बार मेथड के लिए है। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी इंस्टांस मेथड कॉल होता है, आपका नया स्टैक फ्रेम स्टैक के अंदर जाता है और इंस्टांस मेथड के अंदर दिस तो होगा ही ऑलवेज, ठीक है? यहाँ पे भी दिस है। इस दिस के अंदर कौन सी वैल्यू कॉपी होगी? एग्जैक्टली जिस इंस्टांस के ऊपर इस बार मेथड को कॉल किया गया है, उसका बिट पैटर्न इस दिस के ऊपर कॉल होगा, इस दिस के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो इस बार ये जो बार मेथड है वो किस इंस्टांस के ऊपर कॉपी किया गया? या उस इंस्टांस के ऊपर कॉपी किया गया जिसका नाम क्या है? दिस।
जैसे इसका नाम यहाँ पे F1 था, उसका नाम है दिस। इस दिस के अंदर क्या बिट पैटर्न है? 111। सो ये 11 कहाँ पे कॉपी हो जाएगा? इस दिस के अंदर कॉपी हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 111। दैट मीन्स ये दिस भी, ये रेफरेंस भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, बट यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज योर x इक्वल टू 9। सो x इक्वल टू 9 मतलब यहाँ पे क्या है? अगेन सेम थिंग, आपके कंपाइलर ने जब आपने इस कोड को कंपाइल किया था तो उसने इस मेथड को भी वैलिडेट किया था। उसने यहाँ पे x देखा, x उसने सबसे पहले मेथड स्कोप के अंदर सर्च करने की कोशिश किया होगा, क्योंकि मेथड स्कोप के अंदर x की कोई डिक्लेरेशन नहीं है। तो क्या करेगा? इस x को इंस्टांस स्कोप के अंदर देखेगा, वहां उसको x दिखाई देगा, बिकॉज वहां पे उसको x दिखाई दे रहा है। वो देखेगा कि हाँ इसका ये इंस्टांस स्कोप का x यूज होना है, तो उसको उसने बाइट कोड में कन्वर्ट करते समय इसको क्या कर दिया है? दिस डॉट एक्स। इस मीन्स अभी जब ये स्टेटमेंट आपका JVM एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा? वो दिस जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है वहां पे जाएगा, उसके अंदर जो x वेरिएबल है उसके अंदर क्या साइन कर देगा? 9। सो दिस किस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। यहाँ पे जो वेरिएबल 20 था वो हट जाएगा और यहाँ पे अब नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। ओके, दैट्स इट। फिर आपका JVM नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है क्लोजिंग ब्रेस है, इसका मतलब मेथड खत्म हो गया। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, जैसे आपका मेथड खत्म होता है, आपका जो स्टैक फ्रेम उस मेथड के लिए जो स्टैक के अंदर गया था, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी ये चीज जो है, ये वाला स्टैक फ्रेम स्टैक से हट जाएगा कंप्लीटली, यानी ये डिस्ट्रॉय हो गया। वापस से जहां पर वो मेथड खत्म हुआ था वहीं पर आ जाएगा, ठीक, जहां से वो मेथड कॉल हुआ था, आई मीन, ठीक है। सो ये मेथड को कहां से कॉल किया गया था? कॉल मेथड से कॉल किया गया था, इस स्टेटमेंट से कॉल किया गया था। आपका JVM का जो एग्जीक्यूशन है, जो कंट्रोल है, वो वापस से इस स्टेटमेंट पे आएगा। ओके, इस स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पर तो वो एग्जीक्यूट होगी, बट हमारे केस में क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है, वो यहाँ से नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट वो क्या है? आपका क्लोजिंग ब्रेस है। सो क्लोजिंग ब्रेस किसका है? कॉल मेथड का है, यानी कॉल मेथड भी खत्म हो गया। so, जब कॉल मेथड खत्म होगा तो इसके अंदर जितनी भी लोकल वेरिएबल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी फिर से, और ये मेथड भी आपका स्टैक फ्रेम से निकल जाएगा। ये मेथड का जो स्टैक फ्रेम है ये भी स्टैक से निकल जाएगा। सो वापस से जो है कॉल मेथड खत्म हो गया तो वापस आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा? उस मेथड के ऊपर जाएगा, उस स्टेटमेंट में जाएगा जिसने कॉल मेथड को कॉल किया था। सो कॉल मेथड को किसने कॉल किया था? मेन मेथड ने कॉल किया था। सो आपका एग्जीक्यूशन वापस से इस स्टेटमेंट में आएगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? दिस वन। सो आपका JVM इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे वो प्रिंट करना है उसको। किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है? F1 रेफरेंस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसकी x की वैल्यू, उसके अंदर जो x की वैल्यू है। सो F1 रेफरेंस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर x की वैल्यू क्या है? इसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं F1 किस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है। वो इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है। उसके अंदर x की वैल्यू क्या है दोस्तों? 9। सो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? 9, क्योंकि F1 जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है वो ये है, और उसके अंदर जो है आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? 9। सो इसका आउटपुट जो है 9 होगा। इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या होगा? 9। ठीक है। इसी तरीके से आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आप अगर इस तरीके से कुछ दिन तक स्टार्टिंग में जब आप जावा सीख रहे हैं इस तरीके से उसको रन करेंगे तो पहली बात तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और आपको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। ओके ओके।
चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब ये एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ओके, इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल भी मैंने क्रिएट किया है, लोकल वेरिएबल भी आपको बताया है, और इंस्टांस वेरिएबल्स भी हैं। ओके, और यस, वेरी गुड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट और दिस प्रोग्राम, और इवेंचुअली अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे इस स्टेटमेंट में जो है f1.x की क्या वैल्यू होगी, राइट। सो आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर सही भी दे देंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी दे पाएंगे। ठीक है, नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें बेसिक्स को अपना थोड़ा मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, और बेसिक्स कैसे मजबूत होंगे? इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके और समझ करके कि हमारे ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं, जेवीएम कैसे प्रोग्राम को रन करता है, कैसे दिस है, कैसे लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको वापस से वही डायग्राम बनाने जा रहा हूँ और आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि ये प्रोग्राम जेवीएम कैसे रन करेगा और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेगा, और इवेंचुअली जो है f1.x की क्या वैल्यू होगी। ध्यान से देखिएगा। ओके, बट मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, और वो क्या है, लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम फर्स्ट बिफोर एग्जीक्यूटिंग बाय द जेवीएम। एंड ऑब्वियसली आप प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करते हैं बाय योर जावा कंपाइलर, और आपका जो जावा कंपाइलर है वही आपके सोर्स फाइल को बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करें और फिर उसको रन करें। और हमेशा याद रखिए जावा के अंदर ये दो प्रोसीजर्स हैं, दो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्रोसीजर हैं, कंपाइल करना, रन करना। ठीक है, एक कंपाइलर है, एक अलग सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है और आपके कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है। आपका जेवीएम बाइट कोड को लेता है, उसको रीड करता है, उसको रन करता है। ओके, सो मैं आपको सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर दिखाऊंगा कि जब आपका कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो कंपाइल कैसे करेगा और डिफरेंट चीज़ों को वो कैसे रिजॉल्व करेगा। ओके, सो जैसा आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आपका जो कंपाइलर है हमारा जावा का, वो 1 by 1 ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को कंपाइल करता है। वो हर एक स्टेटमेंट के अंदर चेक करता है कि इसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं, इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है
वो जावा के सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो वो ऊपर से जो है इस तरीके से जो है क्लास 4 इसको जो है वैलिडेट करेगा, वो देखेगा कि क्लास की स्पेलिंग ठीक लिखी है नहीं, और जो है जावा के अंदर आइडेंटिफायर्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं जो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा हल्के से, वो आइडेंटिफायर्स के रूल को ये फॉलो कर रहा है नहीं। फिर ओपनिंग ब्रेस आपने दिया है और क्लास का फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेस है या नहीं, इस टाइप की चीज़ चेक करेगा। वो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में चेक करता है इंटीजर जो आपने लिखा हुआ है इसका स्पेलिंग आपने ठीक लिखा है या नहीं, और लाइक दैट। फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा और फिर वो यहाँ पर आएगा, इसके अंदर भी देखेगा मेथड का रिटर्न टाइप आपने जो लिखा है वो ठीक है या नहीं। अब अगर आपने यहाँ पे वॉइड लिखा है तो वो मेथड कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा है, उसका कुछ रिटर्न स्टेटमेंट तो नहीं लिखी आपने एंड मेथड के एंड के अंदर, इस तरीके से। ओके, सो मैं बेसिकली जो आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ इस स्टेटमेंट में। आप देखिए, यहाँ पे आ जाइए, मुझे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है ताकि मैं यहाँ पे कुछ लिख सकूं। ओके, परफेक्ट। यहाँ पर आ जाइए, अब इसको देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेवीएम इस स्टेटमेंट को किस तरीके से वैलिडेट करता है, सॉरी आई मीन कंपाइलर इस स्टेटमेंट को कैसे वैलिडेट करता है। सो सबसे पहले वो देखेगा वाई। अब इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले उसको ये जानने की जरूरत है कि ये वाई है क्या, राइट। वाई जो है कहीं डिफाइंड भी है या नहीं, वाई एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, राइट। सो इस वाई को सबसे पहले वो कहाँ पे सर्च करेगा, किसी भी वेरिएबल को सबसे पहले वो कहाँ सर्च करता है, मेथड के लोकल स्कोप के अंदर। लोकल स्कोप मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सो देखेगा, वो यहाँ पे आके देखेगा, वो देखेगा कि हाँ एक लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर डिक्लेयर है, एक वेरिएबल डिक्लेयर है इस मेथड के अंदर जिसका नाम y है और जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो उसने बोला ठीक है, ये दिस y मीन्स लोकल y बिकॉज इसकी डिक्लेरेशन इस मेथड के अंदर है, लोकल स्कोप के अंदर है। ओके, आपने फिर इक्वल ऑपरेटर लगाया है, हाँ ठीक है, इक्वल ऑपरेटर ऐसे ही लगाया जाता है, ऐसे ही यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज योर y। अब इस y को उसको पता करना है कि ये एक वैलिड वेरिएबल है या नहीं, जो यहाँ पे इस पॉइंट पे इस जगह पे यूज किया जा सकता है या नहीं। सो वो चेक करने के लिए आपका जो कंपाइलर है वो सबसे पहले इस मेथड के लोकल स्कोप के अंदर चेक करेगा कि यहाँ पे कोई y नाम से कोई डिक्लेरेशन है या नहीं। ओके, अब यहाँ पे देखिए y बोल करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि y नाम से यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है। वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर वाले स्कोप में जाएगा। मेथड के ऊपर का जो स्कोप होता है वो क्या है आपका, क्लास स्कोप और इंस्टांस स्कोप, यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखेगा कि हाँ यहाँ पे y एक वेरिएबल डिक्लेयर है, ठीक है, y बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर है, आई एम सॉरी s बोल करके एक वेरिएबल डिक्लेयर है। ओके, सो what it will do, it will consider this x as a instance x, क्योंकि मेथड स्कोप के अंदर कोई डिक्लेरेशन नहीं मिली, बट उसकी जो x की डिक्लेरेशन है वो कहाँ मिली है, इंस्टांस स्कोप के अंदर मिला है। तो इस x को वो इंस्टांस स्कोप का x मानेगा, और जब वो इस स्टेटमेंट को बाइट कोड में ट्रांसलेट करेगा तो एक्चुअली वो उसी टाइम इसको किस चीज में रिजॉल्व करेगा, इसको वो उसी टाइम पे रिजॉल्व कर देगा दिस डॉट। आपने तो एक्स लिखा था, लेकिन जब आपके कंपाइलर ने इस कोड को ट्रांसलेट किया बाइट कोड में तो उसने इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, दिस डॉट एक्स। अब आपके जेवीएम
फिर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, जब आपका जेवीएम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको ये क्या मिलेगा, कैसे वो उसको देखेगा, रीड करेगा, दिस डॉट एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंपाइलर आपका कंपाइल कर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इंटीजर का स्पेलिंग ठीक लिखा है आपने। एम बोल करके आपने एक आइडेंटिफायर क्रिएट किया, उसके अंदर आपने 6 स्टोर कर दिया, सो नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में क्या है, एम आपका जेवीएम को देखने की जरूरत है, आपके कंपाइलर को अभी देखने की जरूरत है कि एम क्या है। सो एम की डिक्लेरेशन को सबसे पहले कहाँ सर्च करेगा, जैसा कि हमने बताया क्लास के स्कोप, मेथड के स्कोप में। मेथड के स्कोप में अगर उसको एम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो ऊपर के स्कोप में जाएगा। सो इस केस में देखिए एम यहाँ पे यूज हो रहा है, वो इधर ऊपर थोड़ा सर्च करेगा तो उसको यहाँ पे मेथड की डिक्लेरेशन मिल जाए, एम की डिक्लेरेशन मिल जाएगी। ये एम वेरिएबल की डिक्लेरेशन उसको जस्ट ऊपर ही मिल जाएगी, ये इस मेथड के अंदर कहीं भी मिल सकती है। मिल गई तो उसने बोलेगा ठीक है, दिस एम मीन्स मेथड का लोकल एम। ओके, इक्वल ऑपरेटर आपने ठीक लगाया है। नेक्स्ट इज योर वाई। अब वाई की डिक्लेरेशन भी वो सर्च करेगा, ठीक है। अब वो ऐसे ऐसे करके सर्च करेगा, उसको वाई यहाँ पे ही मिल गया, राइट। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक वाई यहाँ मेथड के लोकल में डिक्लेयर है और एक इंस्टांस स्कोप के अंदर भी डिक्लेयर है। ओके, आपने यहाँ पे वाई यूज किया है। अब आपका कंपाइलर इसको कैसे रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली थंब रूल इज, वो सबसे पहले मेथड स्कोप के अंदर सर्च करता है। मेथड स्कोप के अंदर उसको वाई मिला, वाई की डिक्लेरेशन मिली, यस यहाँ पर है मेथड वाई की डिक्लेरेशन। तो दोस्तों आपका जो जेवीएम, आपका जो कंपाइलर है वो एक्चुअली इंस्टांस स्कोप के अंदर जाएगा ही नहीं वाई को सर्च करने के लिए। क्यों? क्योंकि वाई की डिक्लेरेशन उसको मेथड स्कोप के अंदर मिल गई। क्योंकि इस बार इस वाई की डिक्लेरेशन मेथड स्कोप के अंदर मिल गई, वो इसको दिस डॉट वाई में ट्रांसलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाई ये वाला वाई है। ओके, बट अगर ये वाई यहां पर नहीं होता तो उसको जो है डिक्लेरेशन मेथड के स्कोप के अंदर नहीं मिलता, उसको बाहर जाना पड़ता, और बाहर जाता तो वो इंस्टांस स्कोप के अंदर उसको वाई मिलता, और इंस्टांस स्कोप के वाई को या उसके वेरिएबल्स को रिजॉल्व करने के लिए वो दिस डॉट वाई लगाता। बट इस केस में दिस डॉट वाई नहीं लगाया क्योंकि वाई जो है लोकल वाई है इस केस में। नेक्स्ट यहां पर आ जाइए, बार। देखिए यहां पे इस मेथड को कॉल किया गया है, राइट, और आपका कंपाइलर देखता है कि इस बार मेथड को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल नहीं किया गया है, तो ऑटोमेटिकली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, दिस डॉट के अंदर, दिस डॉट बार। सो आपके जेवीएम को एक्चुअली ये कैसे मिलेगा, दिस डॉट बार, और ये एक्स कैसे मिलेगा, दिस डॉट वाई। बट ये वाई ये एम के अंदर कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेथड के लोकल स्कोप में डिक्लेयर हैं। सो उनका जो रिजोल्यूशन है वो इंस्टांस स्कोप के वेरिएबल्स के साथ नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और फिर देखते हैं इसका स्टेटमेंट का आउटपुट क्या हो। ओके, सो अगेन इस प्रोग्राम को रन कीजिए। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप क्या करेंगे, जावा क्लासरूम। ओके, आप ये स्टेटमेंट लिखिए, एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जेवीएम आपका स्टार्ट होगा। जैसे जेवीएम स्टार्ट होगा वो एक आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्टैक क्रिएट करेगा, एक हीप क्रिएट करेगा, और एक
मेथड एरिया क्रिएट करेगा। ओके, इसके बाद क्या होगा, आपका जेवीएम इस क्लास को लोड कर लेगा मेथड टेबल के अंदर। मेथड टेबल के अंदर इस क्लास को लोड करने के बाद वो इसके अंदर से मेन मेथड को सर्च करेगा। अगर उसको मेन मेथड मिलेगा तो उस मेन मेथड को कॉल कर देगा। क्योंकि इस केस में मेन मेथड हमारे पास डिफाइन है तो वो मेन मेथड को कॉल करेगा। सो मेन मेथड को कॉल करने का मतलब है मेन मेथड आपका इस टैग के अंदर आ जाएगा। ये आपका मेन मेथड हो गया। मेन मेथड इस टैग के अंदर आ गया और आपका करंट एग्जीक्यूटिंग मेथड बन गया। सो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आपका, foo f1 इक्वल टू न्यू foo। अभी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्यू टू दिस पार्ट आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्वियसली मतलब क्लास लोड होगी, वो मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्लास लोड होने के बाद ही जो है आपका इंस्टांस क्रिएट होगा हीप के अंदर। हीप के अंदर जो है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कितना बाइट का, 8 बाइट का। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक का नाम होगा x और एक का नाम होगा y। 4 बाइट। बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि आपके जो वेरिएबल इंटीजर टाइप हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से 0 मिल गई। सो न्यू ऑपरेटर ने अपना पहला काम कर दिया। दूसरा काम क्या है, इस मेमोरी का जो रेफरेंस है वो रिटर्न होगा। कहाँ रिटर्न होगा, इस रेफरेंस के अंदर। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पार्ट f1 foo एक रेफरेंस क्रिएट होगा। रेफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, आपका स्टैक के अंदर f1। और इसके अंदर इस मेमोरी का जो रेफरेंस है वो रिटर्न हो गया, यानी वो इस f1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो से सपोज दैट रेफरेंस इज 1011। दैट मीन्स ये f1 इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, f1.x इक्वल टू 5। दैट मीन्स f1 जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, f1 जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है लाइक दिस, उसके अंदर एक x नाम से वेरिएबल है। आप उसके अंदर क्या स्टोर कर दीजिए, 5। सो f1 इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, सॉरी f1 इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो इस x के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 5। सो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, f1.call। सो इस रेफरेंस के ऊपर आपने कॉल मेथड को कॉल किया। सो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ मेथड कॉल करने का क्या मतलब है वो हम देखेंगे। और एक और चीज है, इस बार यहाँ पे एक रेफरेंस भी पास हुआ है। एक हमने इंटीजर वैल्यू पास की है जो कि क्या है आपका 1। ये देखते हैं ये कैसे होगा। ओके, और मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। एक और चीज आपको समझ में आ जाएगी। ओके, यहाँ से मैं टी पास करता हूँ। ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया है।
सो दिस इज, अब इस स्टेटमेंट में आइए, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, लोकल वेरिएबल। ओके, सो अभी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मेमोरी एलोकेशन जो होगी वो हीप के अंदर होगी। ऐसा नहीं है। हीप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी एलोकेट होती है, ऑब्जेक्ट्स हीप के अंदर क्रिएट होते हैं। लोकल वेरिएबल्स हमेशा स्टैक के अंदर क्रिएट होते हैं, इसलिए उनका स्कोप लोकल होता है हमेशा। उनकी लाइफ साइकिल, उनका लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ वो मेथड का एग्जीक्यूशन होता है। ये भी हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। आप देखिए यहाँ पे, अभी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा? एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा। किस टाइप का लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा? इंटीजर टाइप का। उसका नाम क्या होगा? टी। सो यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ टी, और इसके अंदर जो इंटीजर टाइप का है, इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 4। 4 का बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 0 0 1 0 0 0। ये वैल्यू आपका जो है टी के अंदर आ जाएगी। टी किसी को पॉइंट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि टी इंटीजर टाइप है और वो उसकी एक वैल्यू होल्ड करके रखेगा, और वो वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4। सो 4 का जो भी बाइनरी है आप कर सकते हैं, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? आपने एक मेथड को कॉल किया है। ओके, कॉल मेथड। सो जैसा कि हम देख चुके हैं, मेथड कॉल करने का मतलब क्या है? एक नया स्टैक फ्रेम आपका जो है स्टैक के अंदर चला जाएगा, और उसका नाम क्या होगा? कॉल। जैसा कि हम देख चुके हैं, हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रेफरेंस होता है, जिसका क्या नाम होता है? दिस। सो यहाँ पे एक रेफरेंस होगा, दिस, और इसके अंदर कौन सी वैल्यू कॉपी होगी? बताइए। जिसके ऊपर कॉल मेथड को, इस इंस्टांस मेथड को कॉल किया गया है। इस इंस्टांस मेथड को किस पे कॉल किया गया? F1 के ऊपर। F1 के अंदर क्या वैल्यू है? 1 0 1 1। सो इस दिस के अंदर क्या वैल्यू जाएगी? 1 0 1 1। इट मीन्स ये दिस किसको पॉइंट करेगा? ये इसको पॉइंट करेगा, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ओके, बट इस केस में मेथड कॉलिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप है, और वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है? ये जो हमने इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया है कॉल मेथड के अंदर। कॉल मेथड के अंदर हमने क्या आर्ग्यूमेंट पास किया? टी। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा? टी के अंदर जो भी बाइनरी वैल्यू है वो आपने इस कॉल मेथड के अंदर पास किया, इसका मतलब वो इस कॉल मेथड के अंदर पास हो गई है, और वो कहां जाके स्टोर होगी? इस कॉल मेथड के अंदर देखिए एक लोकल वेरिएबल आपने दिया है। लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन है जिसका क्या नाम है? y। ओके, टी की वैल्यू यहां से जाएगी और कहां पे आ जाएगी? y। सो ये जो है, ये भी आपका एक लोकल वेरिएबल है। सो आपका मेथड स्टैक के अंदर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा y, और इसके अंदर क्या वैल्यू कॉपी हो जाएगी? टी के अंदर जो बिट पैटर्न है वो एज इट इज यहां से जाएगा और इस y के अंदर कॉपी हो जाएगा। सो इसके अंदर क्या देखिए? 0 0 0 1 0 0, ये सेम वैल्यू आपका y के अंदर कॉपी हो जाएगी। 0 0। सो जब आपका मेथड या ये स्टेटमेंट जब आपकी एग्जीक्यूट होगी तो इस टाइप से आपका जेवीएम देखिए दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए आप। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया आपने? y की वैल्यू आप किसके अंदर कॉपी कर रहे हैं? x के अंदर। और आपका जेवीएम इस x को कैसे देख रहा है? दिस डॉट x, यानी दिस जिसको पॉइंट कर रहा है उसके x के अंदर क्या वैल्यू कॉपी कर दीजिए? y का बिट पैटर्न। y का बिट पैटर्न क्या है? 0 0 1 0 0, राइट, विच इज एक्चुअली
नथिंग बट 4। सो इस x के अंदर 5 हट जाएगा और क्या आ जाएगा 4। सो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा होगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, इंटीजर m इक्वल टू 6। सो अगेन बिकॉज दिस इज लोकल वेरिएबल, तो ये कहाँ पे क्रिएट होगा आपका m के अंदर, स्टैक के अंदर, और यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 6 बोल लीजिए, या 6 का जो बाइनरी कन्वर्ट करके होगा वो इस m के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। आपने क्या किया, m की जो वैल्यू है वो कहाँ पे आपने कॉपी कर दी y के अंदर। अब जब हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया था मैंने आपको बताया था ये y इस बार ये मेथड का लोकल y है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा ही आपके कंपाइलर ने इसको रिजॉल्व किया है। सो m के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 6, ये जाके कहाँ पे कॉपी हो जाएगी y के अंदर। y के अंदर जो बिट पैटर्न था वो हट जाएगा और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ओके, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ऐसा होगा। नेक्स्ट आ जाइए आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट में। इस स्टेटमेंट में क्या है, आपने बार मेथड को कॉल किया। सो अगेन जैसा कि हमने सीखा है जब भी कोई मेथड कॉल होता है तो एक स्टैक फ्रेम आपका जो है कहाँ चला जाता है, स्टैक के अंदर एकदम सबसे ऊपर। ओके, यहाँ पे क्या है दिस, इस दिस के अंदर क्या हो कॉपी होगा बताइए, जिसके ऊपर उस बार मेथड को कॉल किया गया है उस इंस्टांस का रेफरेंस। तो इस बार मेथड को इस रेफरेंस के ऊपर कॉल किया गया था, दिस रेफरेंस के ऊपर। सो दिस के अंदर जो बिट पैटर्न है वो आगे इस दिस के अंदर कॉपी हो जाएगा। इसके अंदर क्या है 1011 बिट पैटर्न, सो यहाँ पे आ जाएगा 1011 बिट 1। ओके, यहाँ पे देखिए 1011 आ गया, यानी ये इसको पॉइंट करेगा। ओके, यहाँ पे आ गया बार मेथड कॉल हो गया। यहाँ पर आइए इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कीजिए। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपको पता ही होगा इस x का मतलब क्या है, क्योंकि इस मेथड के अंदर x की कोई डिक्लेरेशन नहीं है, तो आपके कंपाइलर ने जो है इस x को कैसे रिजॉल्व किया होगा, दिस डॉट एक्स, दैट मीन्स दिस जिसको रेफर कर रहा है उसके x के अंदर क्या 9 स्टोर कर दो। दिस जिसको रेफर कर रहा है उसके x के अंदर जहाँ पे 5 था उसको हटा दो और क्या डाल दो वहाँ पे 9। ओके, बार मेथड आपका जेबीएम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा, बार मेथड खत्म हो जाएगा। जब बार मेथड खत्म हो जाएगा तो जेबीएम इस स्टैक फ्रेम को इस स्टैक से बाहर निकाल देगा, यानी इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और आपका एग्जीक्यूशन कहाँ पहुंचेगा इस नेक्स्ट स्टेटमेंट में, बार मेथड के कॉल करने के बाद जो स्टेटमेंट थी। आप देखिए यहाँ पे और कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, सीधा आपका जेबीएम जो है क्लोजिंग ब्रेसेस पे आएगा, यानी ये मेथड भी खत्म हुआ। सो अभी ये जो स्टैक फ्रेम था, कॉल मेथड का जो स्टैक फ्रेम था, इसको जो है स्टैक से बाहर निकालने का टाइम आ गया। तो आपका जेबीएम क्या करेगा, इसको स्टैक से बाहर निकाल देगा, यानी इस स्टैक फ्रेम के अंदर जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, यानी ये y खत्म हो जाएगा, ये m खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है, जो इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखी है ऐसी गलती करते हुए, तो मैं आपको बता दूं। ये देखिए यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया हमने m। बहुत सारे लोग इस कॉल मेथड को कॉल करने के बाद इस m को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए
इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आपका ये कॉल मेथड हो जाएगा तब m क्रिएट होगा, लेकिन जैसे ही कॉल मेथड खत्म हो जाएगा m डिस्ट्रॉय हो जाएगा तुरंत। आप इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये m जो आपने डिक्लेयर किया है, क्रिएट किया है, इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ ये मेथड एग्जीक्यूशन है। ओके, सो अब आप ध्यान रखिएगा, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट। सो कॉल मेथड के अंदर जो भी था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे क्या है, f1.x। f1.x जब प्रिंट होगा तो इसका मतलब क्या है, f1 जिस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है वहां पे जाइए, उसके अंदर जो x की वैल्यू है वो प्रिंट कर दीजिए। उसके अंदर x की क्या वैल्यू है, 9, राइट। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 9। इसका आउटपुट क्या होगा, 9। ओके, इस तरीके से दोस्तों आपको जो है कुछ और एग्जांपल्स करने हैं, आप अपना जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं या खुद से एग्जांपल्स बना सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इंटरव्यूज के अंदर कई बार आपको पूछा जाता है कि इंस्टांस वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं। सो आपने जो है ये एग्जांपल, ये इससे पहले मैंने जितने एग्जांपल्स देखे हैं, किए हैं, उनका डायग्राम बनाया है, आपने देखा होगा हमेशा इंस्टांस वेरिएबल्स तभी क्रिएट होते हैं या उनकी एग्जिस्टेंस तभी आती है जब इंस्टांस क्रिएट होता है या जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इस एग्जांपल के अंदर अगर मैंने ये फो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया होता तो ये ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता, और जब अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो एक्स और वाई कभी भी क्रिएट नहीं होते। अगर मैं यहाँ पर एक फो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, जब कॉल मेथड कॉल होगा। कब क्रिएट होगा, जब कॉल मेथड कॉल होगा। कॉल मेथड को अगर कभी आपने कॉल नहीं किया तो फू कभी क्रिएट नहीं होगा, फू का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपको हमेशा बताना है कि इंस्टांस मेथड तब क्रिएट होते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस करेंगे, ये इन टॉपिक्स को, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड, कंस्ट्रक्टर, इनिट ब्लॉक एंड स्टैटिक ब्लॉक। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। सो नेक्स्ट क्लास का वीडियो जरूर देखिएगा इन चीज़ों को समझने के लिए। सो थैंक यू, बाय बाय। सो दोस्तों आज जो है हम